बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर नदाए उर्दू जमात हश्तुम के सबक नंबर 5 अब्दुस्सत्तार ईदी को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि अहम नकात अखज़ कर सकें, तवील इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ सकें, रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल व वाक़यात पर अपने तजर्बात मुशाहिदात की रोशनी में बातचीत कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी, अब्दुस्सत्तार ईदी की अखलाकी खिदमात के बारे में आप क्या जानते हैं? बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। अब्दुस्सत्तार ईदी एक बेलौस और मुखलिस इंसान थे। उन्होंने इंसानियत की खिदमत के लिए ईदी फाउंडेशन बनाई। ईदी फाउंडेशन के तहत कई इदारे काम कर रहे हैं। एम्बुलेंस सर्विस, यतीम खाने, नर्सिंग होम, ज़चगी के मराकज़, ओल्ड होम, मैयतों के गुस्ल के लिए गुस्ल खाने वगैरह। प्यारे बच्चों, ये थी अब्दुस्सत्तार ईदी की अखलाकी खिदमात। तो आइए चलते हैं सबक की जाने। सबक शुरू करने से पहले हम कुछ ख़ास अल्फाज और उनके मानी जानेंगे ताकि सबक का मफ़हूम समझने में हमें आसानी हो। आइए चलते हैं। अल्फाज में शामिल हैं, सबसे पहले खिदमत खल्क़ के मानी हैं समाजी काम, अल्लाह ताला की मखलूक की फलाह व बहबूद का काम। गंभीर का मतलब है निहायत परेशान कुन या सख्त। मुखय्यर खैरात देने वाले। बेलौस किसी ज़ाती गर्ज के बग़ैर। बेसरोसामानी गुर्बत मालो असबाब के बग़ैर। बेसहारा के मानी हैं जिसका कोई मददगार ना हो। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं सबक की बुलंद ख़ानी। सबक का नाम है अब्दुस्सत्तार ईदी। खिदमत खल्क़ और इंसानियत से हमदर्दी का हकीकी मफ़हूम जानने और समझने के लिए अब्दुस्सत्तार ईदी की ज़िंदगी का मुताला करना ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ज़िंदगी में खिदमत खल्क़ और इंसानी हमदर्दी की अहमियत क्या है। अल्लाह ताला ने इंसान को ज़मीन पर सिर्फ़ इसलिए नहीं भेजा कि वो अपनी ज़िंदगी बेहतर गुजारे और अपनी मेहनत से अपने लिए ऐशो इशरत का सामान पैदा करे, बल्कि इंसान को इसलिए पैदा किया कि वो अपने इल्म और हुनर से इस दुनिया को तरक्की दे और अपने साथ साथ दूसरे इंसानों की ज़िंदगी भी बेहतर बनाए। लेकिन कुछ लोग इससे भी आगे बढ़कर इंसानियत की खिदमत करते हैं और अपनी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत के लिए वक्फ़ कर देते हैं। अब्दुस्सत्तार ईदी एक ऐसे ही बेलौस और मुखलिस इंसान थे जिन्होंने इंतहाई बेसरो सामानी के आलम में अपने चारों तरफ बिखरे हुए इंसानों की मदद करने का फ़ैसला किया और अपनी लगन, मेहनत और खुलूस से एक ऐसा निज़ाम बनाया जिसमें किसी मजबूर, ज़ख्मी या बीमार इंसान की मदद की जा सके। इस मकसद के लिए उन्होंने ईदी फाउंडेशन बनाई। ईदी फाउंडेशन के तहत कई इदारे काम कर रहे हैं। एम्बुलेंस सर्विस से लेकर यतीम खानों तक हर जगह ईदी फाउंडेशन की खिदमात दिखाई देती हैं। तो प्यारे बच्चों, पहले पैराग्राफ में, पहले इक्तबास में हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ा। पहली ये कि अल्लाह ताला ने इंसान को किस लिए तख्लीक किया। अल्लाह ताला ने इंसान को ना सिर्फ अपनी इबादत के लिए तख्लीक किया बल्कि अपनी मखलूक की खिदमत के लिए भी, यानी कि दूसरों के काम आना भी इबादत ही है। इंसान को इसलिए पैदा नहीं किया गया कि वो सिर्फ अपने लिए काम करे, अपने ऐशो इशरत के लिए काम करे, अपनी आसानियों के लिए काम करे, बल्कि दूसरों की खिदमत के लिए भी, दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए भी, दूसरों के काम आने के लिए भी पैदा किया गया है। और इसकी बेहतरीन मिसाल मिलती है हमें अब्दुस्सत्तार ईदी की ज़िंदगी का मुताला करने से। अब्दुस्सत्तार ईदी वो शख्सियत हैं जिन्होंने ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा उन्होंने इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ़ कर दिया। उन्होंने ईदी फाउंडेशन बनाई। ईदी फाउंडेशन में शामिल हैं यतीम खानों तक। ईदी फाउंडेशन में ईदी एम्बुलेंस से लेकर यतीम खानों तक की तामीर शामिल है। उन्होंने यतीमों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए मराकज़ कायम किए। आइए अगले पैराग्राफ में पढ़ते हैं अब्दुस्सत्तार ईदी के बारे में मज़ीद।
पाकिस्तान में अब्दुल-सत्तार ईदी का नाम बड़ी इज्जत और तकरीम से लिया जाता है। लोग उन पर भरपूर एतमाद करते हुए अपनी ज़कात और खैरात उनके हवाले कर देते थे। उन्हें ये एतबार उनके खुलूस और सच्चाई की वजह से मिला। वह जब तक ज़िंदा रहे अपने मकसद के लिए जदोजहद करते रहे और पाकिस्तानी कौम ने उन्हें कभी मायूस नहीं किया। वो जहाँ भी जाते थे लोग ईदी फाउंडेशन की मदद के लिए दिल खोल कर पैसे देते थे। रफ्ता रफ्ता खिदमत खल्क का ये दायरा वसी होता गया और इसके साथ साथ ईदी की मेहनत, तवज्जो और लगन में भी इजाफा होता गया। इतने वसी पैमाने पर ऐसा निज़ाम बना देना आसान नहीं था और फिर एक आदमी की कोशिश से एक ऐसी फाउंडेशन का क़याम जो पूरी दुनिया में एक मिसाल बन जाए, एक मोजज़े से कम नहीं। इसीलिए जब हम इंसानियत से हमदर्दी और खिदमत खल्क की बात करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले अब्दुल-सत्तार ईदी का नाम आता है। प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में हमने अब्दुल-सत्तार ईदी के बारे में मज़ीद पढ़ा कि अब्दुल-सत्तार ईदी को पाकिस्तान में किस कदर इज़्ज़त हासिल है। अब्दुल-सत्तार ईदी ने जब अपना काम शुरू किया तो लोगों ने उन पर एतमाद किया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि ये एक ऐसा मुखलिस इंसान है जो हमारी दी गई एक एक पाई को खिदमत खल्क के लिए खर्च करेगा और उनके इन्हीं एतमाद की बदौलत मुखय्यर हज़रात से लेकर और उनके इसी इखलास के बिना पर ना सिर्फ मुखय्यर हज़रात ने बल्कि पाकिस्तान के आम अवाम ने भी उन पर एतमाद किया, उन पर भरोसा किया और उनके इस काम में उनकी मदद की। ये निज़ाम एक ऐसा निज़ाम था जो एक अकेला शख्स नहीं चला सकता था, लेकिन अब्दुल-सत्तार ईदी ने अपनी मेहनत, लगन और तवज्जो की बदौलत ये साबित कर दिया कि जब एक शख्स रास्ते पर चलता है, मंजिल की जानिब चलता है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरा कारवां बन जाता है। और इस तरह से हम आज देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में ईदी फाउंडेशन का ये कारवां बड़े खुलूस और जज्बे के साथ रवां दवां है। आइए अगले पैराग्राफ की जानिब चलते हैं। ईदी साहब 1928 में भारत की रियासत गुजरात में पैदा हुए। 11 साल की उम्र में उन्हें अपनी वालिदा की माजूरी का दुख देखना पड़ा। वो अपनी वालिदा की खिदमत करते रहे मगर वो उन्हें जल्द छोड़कर दुनिया से रुखसत हो गई। वालिदा की खिदमत के दौरान उन्हें महसूस हुआ कि जब एक इंसान किसी बीमारी या माजूरी के हाथों आजिज आया हुआ होता है तो उसे दूसरों की मदद की कितनी ज़रूरत होती है। वो सोचते थे कि इस दुनिया में उनकी माँ जैसे कितने ही इंसान होंगे जो मदद के लिए किसी का इंतज़ार करते होंगे। शायद यही वो वक्त था जब उनके दिल में इंसानियत की खिदमत और मोहब्बत का जज्बा पैदा हुआ और इसी जज्बे के तहत उन्होंने खिदमत खल्क को अपना शौर बना लिया। प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में हमने अब्दुल-सत्तार ईदी के बारे में पढ़ा कि आप 1928 में भारत की रियासत गुजरात में पैदा हुए। आप अभी कमसिन ही थे कि आपकी वालिदा शदीद बीमार हो गईं। उन्होंने दिन रात अपनी वालिदा की खिदमत की लेकिन वो जल्द ही दुनिया से रुखसत हो गईं। अपनी वालिदा की खिदमत के दौरान ही उन्हें ये एहसास हुआ कि जब एक शख्स माजूर होता है, बीमार होता है, लाचार होता है तो उसको दूसरों की मदद की किस कदर ज़रूरत होती है। उनकी माँ की तरह इस दुनिया में कितने ही ऐसे लोग होंगे जो बीमार होंगे, जो माजूर होंगे, जो लाचार होंगे और जिन्हें दूसरों की मदद की ज़रूरत होगी। इसी एक ख्याल के तहत उन्होंने सोचा कि एक ऐसा इदारा बनाना चाहिए जो ऐसे दुखी और लाचार लोगों की खिदमत कर सके। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि अब्दुल-सत्तार ईदी ने ईदी फाउंडेशन की बुनियाद कैसे रखी, उसकी इब्तदा किस तरह से की। 1947 में वो अपने ख़ानदान के साथ पाकिस्तान आ गए और कराची में रहाइश इख्तियार कर ली। कुछ अरसे बाद उन्होंने अपनी जमा पूंजी की मदद से एक छोटी सी डिस्पेंसरी खोली जिसका मकसद ये था कि गरीब लोगों का मुफ्त इलाज किया जा सके। वो खुद डॉक्टर नहीं थे लेकिन एक डॉक्टर की मदद से उन्होंने बीमारों को तिब्बी इमदाद देने के इब्तदाई उसूल सीख लिए थे और दिन रात इसी डिस्पेंसरी में रहकर लोगों का इलाज करते थे। उनके खुलूस और मेहनत का ये आलम था कि रात को इसी डिस्पेंसरी के सामने एक बेंच पर सो जाते थे ताकि अगर किसी गरीब बीमार को रात को मदद की ज़रूरत पड़े तो वो दस्तयाब हों। ये वो ज़माना था जब पाकिस्तान के क़याम को अभी ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था। लोग फसादात के सदमे से पूरी तरह संभल नहीं पाए थे। शहर में हस्पताल ना होने के बराबर थे और अगर थे भी तो गरीब लोग उनका खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे।
اسی لیے اکثر لوگ علاج کراتے ہی نہیں تھے۔ اگرچہ ایدھی کی یہ ڈسپنسری چھوٹی تھی اور اس میں علاج معالجے کی سہولتیں بھی کم تھیں، لیکن ان حالات میں ان کی یہ کوشش لوگوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھی۔ سارے علاقے سے غریب اور بے سہارا لوگ ان کے پاس آتے تھے اور ان کے علاج سے فیض یاب ہوتے تھے۔ بہت جلد وہ پورے شہر میں مشہور ہو گئے اور لوگ انہیں انسانیت کے ایک خدمت گار کے طور پر دیکھنے لگے۔ پیارے بچوں، اس پیراگراف میں ہم نے پڑھا کہ 1947 میں جب پاکستان وجود میں آیا تو عبدالستار ایدھی نے بھی اپنے خاندان کے ساتھ کراچی کی طرف ہجرت کی اور وہیں پر رہائش اختیار کی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب انہوں نے اپنی خدمات کا آغاز ایک چھوٹی ڈسپنسری سے کیا۔ جو ان کے پاس سرمایہ تھا وہ لگا کر انہوں نے ایک چھوٹی سی ڈسپنسری بنائی۔ خود تو ڈاکٹر نہیں تھے، لیکن ایک ڈاکٹر کی خدمات حاصل کی اور ان سے ہی ابتدائی طبی امداد کے سارے اصول سیکھے تاکہ وہ خود بھی دوسروں کی مدد کر سکیں۔ اور آپ نے اس پیراگراف میں پڑھا کہ ان کی اس محبت اور خلوص کا یہ اثر تھا کہ وہ ڈسپنسری کبھی بھی بند نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ رات کو بھی ڈسپنسری کے باہر بینچ پر سو جاتے تھے کہ اگر رات کی کسی پہر کسی مریض کو، کسی غریب کو میری مدد کی ضرورت پڑی تو وہ کہاں جائے گا۔ اور یہ وہ وقت تھا جب پاکستان وجود میں آیا تھا تو علاج معالجے کی سہولیات بہت کم تھیں، اسپتال بہت مہنگے تھے، غریب فسادات کے صدمے سے بھی باہر نہیں نکل سکا تھا۔ تو اس وقت عبدالستار ایدھی کی یہ ڈسپنسری لوگوں کے لیے خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ جو کھولی گئی تھی، ایک بہت بڑی مدد ثابت ہوئی اور لوگ جلد ہی آپ کو انسانیت کا ایک سہارا سمجھتے ہوئے آپ کی طرف بھاگنے لگے، آپ کی طرف آنے لگے۔ تو آئیے چلتے ہیں اگلے پیراگراف کی جانب۔ 1957 میں کراچی میں فلو کی وبا پھیل گئی۔ یہ وبا اتنی زیادہ پھیلی کہ شہر میں ہنگامی حالات پیدا ہو گئے اور لوگ علاج کے لیے در بدر بھٹکنے لگے۔ علاج کی سہولتیں پہلے ہی کم تھیں، وبا پھیلنے کے نتیجے میں صورتحال اور بھی گمبھیر ہو گئی۔ ان حالات میں عبدالستار ایدھی نے شہر سے کچھ فاصلے پر خیمے لگوائے اور ایک عارضی مرکز بنا کر فلو کے علاج کے لیے ادویات دینے لگے۔ لوگوں کو یہ سہارا بھی غنیمت محسوس ہوا اور روزانہ مریضوں کی ایک بڑی تعداد علاج کے لیے پہنچنے لگی۔ تعداد بڑھنے کے ساتھ ساتھ وسائل کی ضرورت بھی بڑھنے لگی۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے شہر کے دولت مند اور مخیر حضرات سے مدد کی اپیل کی۔ پاکستان کے مخیر حضرات نے ایدھی کو مایوس نہیں کیا اور اتنی رقم خیرات کی کہ نہ صرف فلو کے علاج کے لیے ادویات کی فراہمی ممکن ہو گئی بلکہ اتنی رقم بچ گئی کہ ایدھی نے وہ عمارت بھی خرید لی جس میں انہوں نے ڈسپنسری قائم کی تھی۔ یہ بہت بڑا قدم تھا اور یہیں سے ایدھی فاؤنڈیشن کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ تو پیارے بچوں، اس پیراگراف میں ہم نے پڑھا کہ 1957 میں جب کراچی میں فلو کی وبا پھیلی تو وہ کتنی خطرناک تھی۔ مسائل تو پہلے ہی بہت زیادہ تھے لیکن اب صورتحال مزید خراب ہو چکی تھی۔ عبدالستار ایدھی نے ایک اہم قدم اٹھایا۔ انہوں نے شہر سے باہر ایک خیمہ بستی قائم کی اور وہ جو مریض جو فلو میں مبتلا تھے ان کو وہاں پر منتقل کیا اور ان کے علاج معالجہ کے لیے بہترین سہولتیں مہیا کیں، ڈاکٹروں کو بلایا اور ان کے علاج کی طرف قدم بڑھایا۔ اب پیسے کی تو کمی تھی، اب کیا کیا انہوں نے کہ مدد کے لیے مخیر حضرات سے اپیل کی۔ وہ لوگ پہلے ہی عبدالستار ایدھی کے اس خلوص پر یقین رکھتے تھے تو پھر انہوں نے دل کھول کر اتنی مدد کی کہ نہ صرف وبا پر قابو پانے کے لیے ادویات جو ہیں ان کی فراہمی ممکن ہو گئی بلکہ وہ ڈسپنسری جو عبدالستار ایدھی نے کرائے پر لی تھی اس ڈسپنسری کو نہ صرف خرید لیا گیا بلکہ اس کو ایک اہم مرکز بھی بنا لیا گیا۔ تو پیارے بچوں، ایدھی فاؤنڈیشن کی بنیاد اب رکھی جا چکی تھی۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھا لگا ہوگا۔ عبدالستار ایدھی کی اخلاقی خدمات کے بارے میں ہم مزید بھی پڑھیں گے لیکن آج کے سبق کو آپ دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔